डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या किया था, डिफरेंस को स्टडी किया था। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल से स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा उसके अंदर हम यूकैरियोटिक सेल को क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। अब देखो, प्रोकैरियोटिक सेल का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रोकैरियोटिक सेल वो है जिसके अंदर जो केंद्रक होगा वो ज़्यादा विकसित नहीं होगा, यानी कि कम विकसित केंद्रक पाया जाता है। और जब कम विकसित केंद्रक हैं तो जैसे कि ये मान लीजिए कोई कोशिका है, तो इस कोशिका के चारों ओर जो आवरण है वो तो इसका बाह्य आवरण ही होगा, कोशिका आवरण, जिसको हम बाह्य कोशिका भित्ति का भी हो सकता है और कोशिका झिल्ली का बना हुआ होता है। लेकिन इसके अंदर जो केंद्रक है उसके चारों तरफ जो केंद्र की झिल्ली है वो भी विकसित नहीं है, तो ये कम विकसित केंद्रक हो गया। तो यहाँ बोल दिया कि जो केंद्रक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर वो क्या होगा, कम विकसित होगा। दूसरी बात, इस कम विकसित केंद्रक को यहाँ पर एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है, वो क्या है, प्रोकैरियोन एंड न्यूक्लियोइड। तो बोल दिया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है उसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रक को प्रोकैरियोन या फिर केंद्रकाभ कहते हैं। इसको कई बार कुछ लोग आद्य केंद्रक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आद्य केंद्रक, यानी कि हाफ न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं या प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, या फिर प्रोकैरियोन या केंद्रक का भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रक क्या है, कम विकसित है। दूसरी बात, यहाँ पर जो केंद्र की झिल्ली क्या होगी, अनुपस्थित होगी। जो इसके चारों तरफ केंद्र के चारों केंद्र की झिल्ली होती है वो क्या होती है, अनुपस्थित। तो एक बात तो आपको पता है कि केंद्रक के अंदर ही क्या होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ, गुणसूत्र और डीएनए और आरएनए। जब इसके चारों ओर केंद्र की झिल्ली अगर नहीं है तो ये जो आनुवंशिक पदार्थ है, सीधी सी बात है, इसके अंदर किसके अंदर फैल जाएगा, कोशिका द्रव्य के अंदर स्प्रेड यानी कि फैल जाएगा। तो बोल दिया कि यहाँ पर केंद्र की झिल्ली क्या होती है, अनुपस्थित। दूसरी बात, अगर आनुवंशिक पदार्थ की बात करें प्रोकैरियोटिक के अंदर, तो यहाँ पर जीवाणुवीय गुणसूत्र के रूप में जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होते हैं उस रूप के अंदर न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। और आपको मालूम है न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, एक तो डीएनए और जो दूसरा आपका न्यूक्लिक एसिड होता है वो कौन सा होता है, आरएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जो दोनों हैं वो यहाँ पर क्या होंगे, न्यूक्लिक एसिड यानी कि जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ होंगे, जो किस फॉर्म में होंगे, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। दूसरी बात यहाँ पे एक और लिखी गई है, एक वर्तुल, जिसको बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड। यहाँ पर जो डीएनए और आरएनए है वो डबल स्टैंडर्ड नहीं होंगे, सिंगल स्टैंडर्ड। तो यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड क्या होगा, आरएनए भी हो सकता है। नेक्स्ट, आनुवंशिक पदार्थ के अंदर यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होगा, यानी यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन क्या होगी, एब्सेंट। और आपको ध्यान होना चाहिए कि हिस्टोन प्रोटीन भी कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की। एक तो होती है H1, एक H2A और एक H2B और H3 और H4। इस तरीके से आपकी हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप्स की होती है, 5 टाइप्स की। दूसरी बात, सूत्री विभाजन यहाँ पर क्या होगा, अनुपस्थित। यहाँ पर समसूत्री विभाजन होने वाला नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक तो हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, दूसरी बात सूत्री विभाजन अनुपस्थित होने के कारण से ये अधिक विकसित कोशिका नहीं होती है। तो ये तो था प्रोकैरियोटिक कोशिका केंद्रक और उसके अंदर पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ की बात। दूसरा, यहाँ पर जो डीएनए होगा सिंगल स्टैंडर्ड तो होगा ही, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या होता है। अब देखेंगे नग्न डीएनए का मतलब, यहाँ पर जो डीएनए है वो कवर्ड नहीं है, नेक्ड है। तो बोल दिया कि और दूसरा डीएनए कैसा होगा, नेक्ड। और कुछ अमाउंट के अंदर आरएनए भी यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, क्योंकि देखो आरएनए का मेन फंक्शन क्या है, राइबोसोम से। और राइबोसोम हमने बोला था कि झिल्ली रहित कोशिकांग है, जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही कोशिकाओं में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर आरएनए की प्रेजेंट तो इंपॉर्टेंस है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट, बाह्य आवरण। अब देखो हम इसका बाह्य आवरण देखते हैं कोशिका का, प्रोकैरियोटिक का। तो प्रोकैरियोटिक का जो ये बाह्य आवरण है, अगर आप इस बाह्य आवरण को विभाजित करें तो ये आपको कितने भागों में विभाजित दिखाई देगा, 3 भागों में, 1, 2 एंड 3। यानी कि ये जो कोशिका भित्ति है इसकी, यानी कोशिका भित्ति कोशिका का आवरण जो है वो कितनी लेयर का बना हुआ है, 3 लेयर का बना हुआ है। फर्स्ट जो लेयर है आपकी वो कौन सी है, बाह्य परत, मतलब आउटर लेयर। एंड सेकंड सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। एंड थर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम जीव द्रव्य कला सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। लेकिन सेल मेम्ब्रेन कब बोलेंगे, जब एडवांस सेल होगी, बट प्रोकैरियोटिक के अंदर हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नाम दे सकते हैं। तो ये एक बात पता चल गई कि जो सबसे है वो कौन सी है, बाह्य परत। अंदर की तरफ जो मिडल है वो कौन सी है, सेल वॉल है। एंड जो सबसे इनर साइड में है वो कौन सी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो आउटर लेयर, सेल वॉल एंड आफ्टर देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे इनर साइड में कौन सी होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मतलब ये जो सबसे आउटर है ये कौन सी होगी? बाह्य परत। अंदर की तरफ जो होगी वो कौन सी होगी? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। और जो सबसे अंदर की तरफ होगी वो क्या होगी? जीव द्रव्य कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का क्या हो गया? आवरण हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये किसके बने हुए होते हैं? तो कोशिका आवरण त्रिस्तरीय हो गया। दूसरी बात, बाह्य परत जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स की। और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स की परत बनी हुई होती है तो एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है। जो ग्लाइकोकैलिक्स की इसकी बाह्य परत है ये कई बार क्या है? 2-3 रूपों में देखने को मिलती है। तो जब बाह्य परत अगर आपकी जो है ये बाह्य परत, तो जो ये बाह्य परत आपको दिखाई गई है अगर ये कठोर है मतलब हार्ड है तो ऐसी कंडीशन में इस परत का नाम होगा संपुटिका कैप्सूल। क्या होगा? संपुटिका कैप्सूल। बाह्य परत अगर ग्लाइकोकैलिक्स की बनी हुई है, ग्लाइकोकैलिक्स की ही बनी होती है। दूसरी बात, अगर ये कठोर है यानी हार्ड है तो इसको क्या बोलेंगे? संपुटिका, यानी इंग्लिश में कहे तो कैप्सूल। लेकिन अगर ग्लाइकोकैलिक्स की जो बाह्य परत अगर ढीली है यानी उसका आच्छादित जो आवरण है वो क्या है? ढीला है, तो ऐसी कंडीशन में उसको नाम दिया जाता है अवपंक परत। क्या नाम देंगे? अवपंक परत। और इंग्लिश में कहें तो स्लाइम लेयर। यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स की जो बाह्य परत है अगर वो कठोर है, हार्ड, तो उसको क्या नाम देंगे हम लोग? अवपंक परत। और अगर संपुटिका कैप्सूल और ढीली है तो क्या नाम दे देंगे? अपने अवपंक परत, स्लाइम लेयर। दूसरी बात, ये जो ढीली आच्छाद के रूप में अगर ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो रियली में किसका बना हुआ है? पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड आपको मालूम है एक टाइप का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड मेम्ब्रेन है वो आपकी कौन सी है? सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। ये किसकी बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। ये एक तरीके से स्ट्रक्चरल कवरिंग है। कैसी कवरिंग है? स्ट्रक्चरल कवरिंग, क्योंकि यहाँ पर कुछ माइक्रोफिलामेंट भी क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, जो इसको क्या कर रहे हैं? स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि ये डिफाइनाइट शेप यानी कि निश्चित आकृति भी क्या करते हैं? इन्हें प्रदान करते हैं। कौन? सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और संरचनात्मक आवरण बनाती है और निश्चित इनकी क्या होती है? आकृति होती है। अब आपको एक बात पता चल गई कि कोशिका का जो प्रोकैरियोटिक का बाह्य आवरण है, आवरण है वो कितने लेयर का बना हुआ है? 3 लेयर का। दूसरी बात, अगर हम कोशिका भित्ति की ही बात करें तो कोशिका भित्ति में भी 4 लेयर होती है। फर्स्ट होती है मिडल लेमिला, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड। जो फोर्थ होती है वो कौन सी होती है? टर्सरी। यहाँ पर मिडल वर्ड जो पहले आता है उसके बाद में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी यानी कि तृतीयक। तो यहाँ पर 3 तो परत पहले से ही थी और कोशिका भित्ति में भी कितनी परतें होती हैं? 4 परत। दूसरी बात है जो लास्ट वाली जो सबसे अंदर की तरफ परत होगी उसका नाम क्या होगा? जीव द्रव्य कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। तो देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ये किधर होगी? अंदर की तरफ। यानी कि जैसे कि ये कोई कोशिका है और इसके जो सबसे अंदर की तरफ होगी तो वो कोशिका द्रव्य के संपर्क में होगी। और जब कोशिका द्रव्य के संपर्क में होगी तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली, यानी सेमी परमेबल ये क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है कि वो सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही क्या होती है? अंदर आने देती है और जो एक्सक्रेटरी मटेरियल है उन्हीं को क्या होती है? बाहर जाने देती है। तो इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपकी वो अंदर की ओर और अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। नेक्स्ट, ये वसा, प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन और ओलिगोसैकेराइड, ये भी क्या है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है। क्या है? पॉलीसैकेराइड हो, ओलिगोसैकेराइड हो या डाइसैकेराइड हो या मोनोसैकेराइड हो, ये सारे के सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो ये भी ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और इसके अलावा प्रोटीन कौन सा होगा? लाइपोप्रोटीन, जो फैटी टाइप, और यहाँ पे फैट की भी ये क्या होती है? बनी हुई होती है। नेक्स्ट, अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला फंक्शन है इसका श्वसन, फिर है प्रकाश संश्लेषण, फिर क्या है? लिपिड संश्लेषण। लिपिड का मतलब फैट की बात हो रही है। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा क्योंकि लाइट को एंटर होने के लिए सेल मेम्ब्रेन की रिक्वायर होगी, क्योंकि विदाउट सेल मेम्ब्रेन के किसी भी सेल में लाइट एंटर नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, जटिल उपापचय प्रक्रिया यानी कि मेटाबॉलिक एक्शन, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही बॉडी के अंदर उसमें भी सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है? मेन रोल होता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये मीजोसोम्स, मीजोसोम का क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम और इसके अलावा बोर्ड में भी पूछ लेते हैं। मीजोसोम को हिंदी में कहते हैं मध्यकाय। जीव द्रव्य कला से निर्मित त्रिस्तरीय संरचना। अब देखो,
कोशिका का आवरण 3 लेयर से बना था। सबसे पहले बाह्य परत, फिर हमने बोला कोशिका भित्ति, जो भी कितने परतों की बनी हुई है, 4 परतों की। उसके बाद में आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी कभी कभी इनर फोल्डिंग हो जाती है, जैसे कि ये देखो, सबसे बाहर बाह्य परत, फिर आपकी कोशिका भित्ति, फिर जो अंदर की तरफ जो सेल मेम्ब्रेन है, जीव द्रव्य कला, इसमें कई बार क्या हो जाती है, फोल्डिंग, और इसी फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम। लेकिन ये जो फोल्डिंग है वो भी कितने ट्रिपल लेयर में बनती है, कुछ इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पर, जो ये सबसे इनर वाली है तो ये इस तरीके से, लेकिन ये बहुत ही छोटी होगी, मतलब इसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम होगी, मोटाई। तो ये जो ट्रिपल लेयर बनी है, यानी कि जो इसका फोल्डिंग हुआ है, इनर फोल्डिंग, इसी से जो बनेगा स्ट्रक्चर वो क्या होगा, मीजोसोम। और मीजोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर आपको कोई पूछे तो क्या है, श्वसन और अवशोषण, यानी एब्जॉर्प्शन एंड रेस्पिरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। नेक्स्ट, कुछ प्रोकैरियोटिक वर्णक जो होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो पिगमेंट होते हैं, और हमने बात की थी कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है सारे मोनेरा किंगडम के, यानी कि ऑल बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन मोनेरा किंगडम। तो मोनेरा किंगडम के अंदर जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया रखे गए हैं, उनके अंदर भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल वगैरह। और इसके अलावा वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना जो फूड है वो खुद ही क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो यहाँ पे बोल दिया कि जो प्रोकैरियोटिक वर्णक है वो कभी कभी लवक का मतलब क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक में नहीं होकर के कहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेमिली में। अब ध्यान देना, यहाँ पर लेमिली शब्द से क्या मीनिंग है, कोशिका भित्ति में जो सबसे पहली परत होती है उसको बोलते हैं लेमिली, फिर होती है प्राइमरी, फिर होती है सेकेंडरी, और लास्ट में होती है टर्सरी। तो जो लेमिली वाली परत है, इसी लेमिली वाली परत के अंदर यहाँ पर, सॉरी ये प्लास्टिड, तो प्लास्टिड में यहाँ पर हरित लवक में वर्णक नहीं होंगे, और वो कहाँ पे होंगे, कोशिका भित्ति की लेमिली वाली परत में होंगे, जो क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करते हैं। तो यानी कि, और दूसरा है इनका नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मीनिंग है जो एनवायरनमेंट के नाइट्रोजन है उसका क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। और यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में अगर आपको पूछ लें कि राइबोसोम किस टाइप का होता है, तो 70S टाइप का क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और जब 70S टाइप का अगर राइबोसोम है आपके पास में, तो इसकी सब यूनिट कितनी होती है, 2, यानी कि ये 2 राइबोसोम से मिलकर के बना हुआ होता है। तो 2 सब यूनिट इसकी, एक तो होगी 50S, और सेकेंड जो इसकी यूनिट होगी वो कौन सी होगी, 30S। लेकिन आपको इसको टोटल नहीं लगाना है, टोटल लगाने पर तो 80S आ जाएगा, समझ में, टोटल नहीं लगाना। यहाँ पर जो S है ये स्वेडबर्ग यूनिट है, जिसको अवसादन गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवसादन गुणांक, स्वेडबर्ग यूनिट। तो यानी कि 70S टाइप का जो राइबोसोम है वो 50S और 30S 2 सब यूनिट, 2 सब इकाइयों से मिलकर के बना होता है। और यहाँ पर जो S है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अवसादन गुणांक को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और यानी अवसादन गुणांक का अगर अर्थ समझे तो ये क्या कर रहा है, राइबोसोम के घनत्व, डेंसिटी और उसके आकार को प्रदर्शित कर रहा है। समझ में आ गई बात। यानी कि 70S राइबोसोम 2 इकाइयों से मिलकर के बना है, 50S और 30S। S स्वेडबर्ग यूनिट, अवसादन गुणांक, जो क्या करता है, राइबोसोम के घनत्व और उसके आकार को क्या कर रहा है, प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से ये जो हमारा था प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। और अगर यहाँ पे हम कोशिका द्रव्य की बात करें, साइटोप्लाज्म की, तो अभी हमने देखा कि सबसे अंदर की तरफ ये बाह्य परत, फिर कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य कला। यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो तो आपको मालूम ही है कि कम विकसित है, तो जो आनुवंशिक पदार्थ है उसमें फैले हुए रहेंगे। तो सबसे अंदर की तरफ जो होगा लिक्विड भरा हुआ, उसे क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। ये जो कोशिका द्रव्य इसमें भरा हुआ है, इस कोशिका द्रव्य के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे ग्लाइकोजन है, इसके अलावा साइनोफाइसिन है, हाइड्रोब्यूटाइट कण जो होते हैं, फॉस्फेट के पार्टिकल्स होते हैं, सल्फेट के पार्टिकल्स होते हैं, कुछ मात्रा में यहाँ पर हाइड्रोजन और सल्फेट के क्या होते हैं, कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। इस प्रकार से आज हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो चैप्टर है वो, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस को भी साथ में ही क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।